ठीक है दोस्तों, इन कठिन समयों में शायद मेरे पास आप सबके लिए कुछ अच्छी खबर है। मुझे यकीन है आप सभी ने प्रवासियों के खिलाफ डेनमार्क की जंग के बारे में सुना होगा। और डेनमार्क की खासियत यह है कि ये युद्ध एक सत्तारूढ़ वामपंथी पार्टी सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स द्वारा लड़ा जा रहा है। तो शायद वामपंथी विचारधारा में भी कुछ सामान्य समझदारी है। शायद, मैं नहीं जानता। मैं डेनिश राजनीति का विशेषज्ञ नहीं हूं। मैंने डेनमार्क सरकार के आलोचकों की कुछ आपत्तियां पढ़ी हैं, लेकिन मैं वही बता रहा हूं जो रिपोर्ट हो रहा है। पिछले साल डेनमार्क ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ युद्ध घोषित किया था और हर अवैध प्रवासी से उसकी पूरी संपत्ति जमा कराने की बात कही थी। ये लोग अक्सर नगद या गहने साथ रखते हैं और डेनिश सरकार की मानवाधिकार समूहों द्वारा दुनिया के सबसे कमजोर लोगों को लूटने के लिए कड़ी आलोचना की गई थी। तो मूल रूप से विचार यह था कि डेनमार्क को अवैध प्रवासियों के लिए सबसे कम आकर्षक गंतव्य बनाया जाए। दूसरी ओर पेड्रो सांचेज स्पेन को अवैध प्रवासियों का सबसे आकर्षक गंतव्य बना रहे हैं, जिसका असर जरूर होगा। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। क्या आप फ्रेंच बोलते हैं? थोड़ा बहुत। और ये लोग मालसे में हैं। आप कहाँ से हैं? मार्सेल। ओह हाँ, आप बहुत फ्रेंच लगते हैं। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप मार्सेल से हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ। मोरक्को से है, तो वह मोरक्कोवासी है। हाँ, लेकिन क्या आप मोरक्को में रहते हैं या मार्सेल में? हाँ, ऑल बॉक्स। मुझे इसका मतलब नहीं पता। आप स्पेन आ गए। अच्छा, तो ये स्पेन है। तो वह स्पेन चला गया। वह 2015 में अवैध प्रवासी बनकर आया था। अब आप स्पेन लौट गए हैं? हाँ। ठीक है, ठीक है, तो फिर ठीक है, धन्यवाद, शुभकामनाएं। तो मूल रूप से जो लोग यूरोप के दूसरे हिस्सों में बस गए हैं, जैसे कि फ्रांस में, वे स्पेन वापस जा रहे हैं क्योंकि वे ये जानते हैं स्पेन में पेड्रो सांचेज स्पेनिश नागरिकता ऐसे बांट रहे हैं जैसे मिठाई बांटी जाती है। तो यही फर्क है अपने देश को सबसे कम पसंदीदा जगह बनाने और अपने देश को सबसे आकर्षक या लाभकारी जगह बनाने में। मैं डेनमार्क के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? डेनमार्क में नया क्या है? जरा इसे देखिए। वे एक नया कानून ला रहे हैं। ये दिलचस्प है। ये एआई अनुवाद है, लेकिन सबटाइटल्स जितने सटीक हो सकते हैं उतने सटीक है, क्योंकि इन्हें एक डेनिश व्यक्ति ने डाला है। डेनमार्क अब निर्वासन नीतियों में निर्णायक कदम उठा रहा है। सभी प्रवासियों को जिन्हें 1 साल या उससे अधिक की जेल की सजा सुनाई गई है, उन्हें उनके अपने देश वापस भेजा जाना चाहिए। यह स्वचालित रूप से होगा, बिना किसी व्यक्तिगत मामले की समीक्षा के, जबकि सामान्यतः ऐसी समीक्षा जरूरी होती है। विशेषज्ञों के अनुसार ये यूरोपीय मानवाधिकार संधि का उल्लंघन है। ओह, वो ECHR। हाँ, शायद इसका हल निकाला जा सकता है। जब तक संशोधन नहीं होता, डेनमार्क अब इंतजार नहीं करेगा। ये एक सोशल डेमोक्रेट के लिए असामान्य शब्द है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मीटा फ्रेडरिक्सन प्रवासन नीति सख्त कर रही हैं। वो स्पष्ट करती हैं कि डेनमार्क में अपराधी विदेशियों का स्थान नहीं है। आप लड़कियों और महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं। वे गिरोह से जुड़े अपराध और नशीली दवाओं से जुड़े अपराधों में शामिल है। दुर्भाग्य से हम उसे देश से नहीं निकाल पाए हैं। यूरोपीय मानवाधिकार संधि की व्याख्या अक्सर अपराधी के पक्ष में झुकती है, न कि पीड़ित के। विदेशी अपराधियों को कम से कम 1 साल की जेल की सजा होने पर स्वचालित रूप से देश से निकाला जाए। परिवर्तन अभी से शुरू होते हैं। सिर्फ 1 साल नहीं, कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड हो तो अनुमति नहीं मिलेगी। बस इतना ही, दफा हो जाओ। इसमें कुछ गलत नहीं। मैं भी 4 साल स्टूडेंट वीजा पर था, फिर ऑस्ट्रेलिया का स्थायी निवासी बना, और मैं तो स्पीडिंग फाइन से भी डरता था। भले ही मुझे कुछ स्पीडिंग फाइन मिले थे, मैं उससे बिल्कुल डरा हुआ था क्योंकि मुझे पता नहीं था। मैं सोचता था, ओह, अगर मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया तो क्या होगा? कहीं वो मुझे पाकिस्तान वापस डिपोर्ट ना कर दे, जहां मैं कभी वापस नहीं जाना चाहता था। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं था, मेरे बाकी दोस्त जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे उनके साथ भी यही था। ये तो एक आम उम्मीद थी कि अगर आप किसी विदेशी देश में जाते हैं और वहां का कानून तोड़ते हैं तो वो आपको वापस भेज देंगे। ये बदलाव कब आया कि अब जो चाहे अपराध कर सकते हैं, हमारी महिलाओं से बलात्कार कर सकते हैं, आप लोगों के घरों में घुस सकते हैं और फिर भी उम्मीद करें कि आप ऑस्ट्रेलिया में स्थायी निवासी बन जाएंगे। हम यहाँ तक कब पहुँच गए?
ये सामान्य समझ के खिलाफ है। इसमें कुछ गलत नहीं, मैंने ये पहले भी देखा है। मैंने बताया था, मेरी माँ मुश्किल से अंग्रेजी बोलती है, फिर भी मेडिकेयर और सरकारी विभागों से उर्दू में संदेश मिलते हैं। वो बोली, मैंने इसकी मांग नहीं की थी। इससे उनकी अंग्रेजी सीखने की इच्छा कम हो जाती है। वो पढ़ और समझ सकती है, लेकिन बोलने में झिझकती है। उनकी उम्र 70 से ज्यादा है। सोचिए, अगर आप युवा हैं, आप लोगों को स्थानीय भाषा न सीखने के लिए प्रोत्साहित क्यों कर रहे हैं? और यही हर जगह, हर विभाग में देखने को मिलता है। वे आने वालों के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। आपको इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। टोनी बर्क, गृह मंत्री, ने कहा कि आपको आत्मसात होने की जरूरत नहीं, हम आपको जैसे हैं वैसे स्वीकार करते हैं। मैंने असिमुलेशन शब्द को मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। मैं नहीं चाहता लोग अपनी पहचान खोएं। इंटीग्रेशन शब्द बहुत लंबे समय से बहुसांस्कृतिक संवाद का हिस्सा रहा है, और यही बात है, हम लोगों को वैसे ही चाहते हैं जैसे वे हैं। अगर आप आतंकवादी हैं या ऑस्ट्रेलिया से नफरत करते हैं, तब भी हम आपको अपनाते हैं, क्योंकि यही आधुनिक ऑस्ट्रेलिया की पहचान है। पागल लोग। तो खैर, ये सोशल डेमोक्रेट, ये वामपंथी नेता कुछ और ही सोच रहा है। कम से कम 1 साल की जेल की सजा के लिए निर्वासित किया गया। परिवर्तन अभी से शुरू हो जाते हैं, मई में लागू होगा। ठीक है, ये मई में हो सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि डेनमार्क आगे बढ़कर नेतृत्व क्यों करना चाहता है। अब डेनमार्क एक नए कानून के साथ निर्वासन आगे बढ़ा रहा है। सोशल डेमोक्रेट मेटे फ्रेडरिक्सन ने इस कदम का स्वागत किया, कहते हुए कि वे गैंग और ड्रग अपराध में शामिल है। दुर्भाग्य से हम उन्हें निर्वासित नहीं कर पाए। अब आपने सुना। दुर्भाग्यवश हम उन्हें अभी तक निर्वासित नहीं कर पाए, क्योंकि ECHR के कारण, जो वही बहाना है जो यूके में भी चलता है, जबकि यूके अब यूरोपीय संघ में नहीं है। यूके सचमुच एक दिन में सिर्फ एक हस्ताक्षर से ECHR से बाहर निकल सकता है। इससे साफ है कि वे ब्रिटिश जनता के हितों की सेवा में कम इच्छुक है। अब ये कुछ आंकड़े हैं। मूल देश के हिसाब से डेनिश मूल के लोगों की दरों के मुकाबले ये बलात्कार 2 सिद्धि दर देखिए। तो मैंने यह पहले भी कहा है, चाहे किसी भी देश में मूल निवासियों द्वारा बलात्कार, यौन उत्पीड़न, हत्या, चोरी की दर कुछ भी हो, वही हमेशा मानक होती है। अगर हर 1 लाख में से 5 डेनिश लोग बलात्कार करते हैं तो वही मानक है। अगर आप ऐसी संस्कृति को लाते हैं जिसमें इससे ज्यादा बलात्कार होते हैं, तो वह संस्कृति खतरनाक है और हमें उन्हें नहीं लाना चाहिए। अगर ये इससे कम है तो ये एक अच्छा संकेत है कि ठीक है, हम इन लोगों को ला सकते हैं, क्योंकि इनका बलात्कार दर या अपराध दर राष्ट्रीय औसत से कम है। तो इसे देखिए, सोमाली या उप सहारा अफ्रीकी। डेनमार्क की महिलाओं के साथ बलात्कार करने की संभावना एक मूल डेनिश पुरुष की तुलना में 20 गुना अधिक है। सीरियाई 16.4 गुना है। फिलिस्तीन 16 गुना। जब बम नहीं गिरते, आप उन्हें अंदर आने देते हैं, यही वे करते हैं। लेबनान 11.4 गुना। अफगानिस्तान 10.9 गुना। इराक, ईरान, मोरक्को, बुल्गारिया, तुर्की, ओह पाकिस्तान भी है वहां, 5 गुना ज्यादा संभावना। रोमानिया 2.6 गुना। ये अकेला यूरोपीय देश है, अगर आप बुल्गारिया और तुर्की भी जोड़ना चाहे। कोई पश्चिमी देश उसमें नहीं है। वाह, इसे देखिए। कुछ साल पहले खबर आई थी कि विक्टोरिया राज्य के मजिस्ट्रेटों को आपराधिक प्रवासियों को देश से निकाले जाने से बचाने के लिए हल्की सजा देने की ट्रेनिंग दी गई थी। विक्टोरिया राज्य सरकार उन परेशान करने वाली रिपोर्टों की जांच कर रही है जिनमें कहा गया है कि मजिस्ट्रेट्स को आपराधिक प्रवासियों को देश से निकाले जाने से बचाने के लिए हल्की सजा देने की सलाह दी गई थी। इससे मुझे एक टिप्पणी याद आती है जिसमें लिखा था कि डेनमार्क के जज अब अपराधियों को देश निकाले जाने से बचाने के लिए 11 महीने की सजा देंगे। तो लीजिए, यही बात है। एक डेनिश व्यक्ति कह रहा है कि कोई भी इस महिला की बात पर विश्वास नहीं करता। वह डेनमार्क की सबसे बड़ी पीडोफाइल पार्टी की नेता है। वह डेनमार्क में सभी इस्लामी बदलावों, यहाँ तक कि बाल विवाह का समर्थन करती है। उसने डेनमार्क के करदाताओं को 150 अरब डेनिश क्रोनर, जो कि 23 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर है, पिछले 4 सालों में ठगा। अवैध रूप से 1.7 करोड़ को मार डाला। मुझे नहीं पता वह क्या है। देखिए, मुझे नहीं पता, मुझे ये विवरण नहीं पता। और फिर से जब ऐसा होगा तो हम देखेंगे।
लेकिन मैंने कुछ और खबरें सुनी हैं कि डेनमार्क अवैध प्रवासियों के मामले में अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में बेहतर कर रहा है। लेकिन यूके इससे क्या सीख सकता है? हे भगवान, इसे देखो, ये भारत है दोस्तों। हे भगवान, क्या आप समझते हैं कि कुछ संस्कृतियों के प्रति मेरे मन में इतना तिरस्कार क्यों है? क्या आप इसे समझते हैं? क्या आप समझते हैं कि मैं सार्वजनिक रूप से क्यों कहता हूं कि भले ही मेरा जन्म उस हिस्से में हुआ हो, लेकिन मूल्यों के कारण मेरी कोई वफादारी नहीं है? मुझे नहीं पता। हे भगवान, इसे देखिए। एक युवा माँ को शुक्रवार रात अपने 2 बच्चों के साथ घर लौटते समय यौन में एक भटकी हुई गोली लग गई। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करने वाले गैंग के सदस्य। इसे देखिए दोस्तों, फ्रांस भयानक है। फ्रांस बिल्कुल भयानक है। मैंने अभी कुछ देखा। मैं आपके साथ यह साझा करता हूं, अगर मैं उसे ढूंढ पाऊं। इसे देखिए, यह लंदन है। हेलो, धन्यवाद। पश्चाताप करो, अपने अधिकार यीशु को सौंप दो। हे भगवान, इस अंडरग्राउंड या ओवरग्राउंड ट्रेन में एक भी ब्रिटिश नहीं है। हालेलुया, यीशु के नाम की स्तुति करो, कोई नुकसान करेगा। ओह, अंत में कुछ ब्रिटिश लोग मिल गए। यह जनसांख्यिकीय प्रतिस्थापन है दोस्तों। मैंने ये वीडियो पिछले हफ्ते बनाया था जो काफी अच्छा चला। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो मैं वीडियो के अंत में लिंक शामिल कर दूंगा, जहां डेनिश पुलिस अपने ही लोगों को बुरी तरह पीट रही थी क्योंकि वे एक छोटे डच शहर में 110 अवैध प्रवासियों को थोपने के खिलाफ विरोध कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि वे जबरदस्ती का इस्तेमाल करके जनता को चुप करा सकते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ। डेनिश महिलाएं 110 अवैध प्रवासियों की तैनाती के खिलाफ अपने पड़ोस में विरोध कर रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इनमें से कई लड़कियां या महिलाएं इन तीसरी दुनिया के कामुक पुरुषों, आदिम, बर्बर, मध्ययुगीन गुफाओं में रहने वाली संस्कृतियों से आए लोगों द्वारा हमला किया जाएंगी। यह होने वाला है। ये हर जगह होने वाला है। जहां भी आप देखें, यह हो चुका है, ये होता रहेगा और कुछ भी नहीं बदलने वाला। एकमात्र समझदारी और मानवीय समाधान है कि उन्हें इकट्ठा किया जाए। माफ कीजिए, आप यहां अवैध आए थे, या अगर आप वापस चले जाएं, बस इतना ही। ये इतना मुश्किल नहीं है। मैं एक जहाज किराए पर ले लेता। बड़ा जहाज। एक बड़ा जहाज। मैं डिटेंशन अपने अंदाज में करता हूं। घर घर जाओ। सरकारें अवैध प्रवासियों को आवाज देने के लिए बहाना बनाती है कि हमें पता होना चाहिए ये लोग कहाँ हैं। अब आप जानते हैं कि वे कहाँ हैं, क्योंकि फ्रांस उन्हें आवाज नहीं देता। वे सड़कों पर हर जगह है। कुछ देशों जैसे नीदरलैंड्स और यूके इन्हें आवाज देते हैं, इसलिए उन्हें पता है वे कहाँ हैं। तो हमें बस एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। इन घरों या आवासों में जहां भी वे हैं वहां जाएं, उन्हें पकड़े, इकट्ठा करें, हिरासत में ले, एक बड़ा क्रूज शिप किराए पर ले, उन्हें उन जहाज़ों में रखे और उनके देशों में ले जाएं। ये 5-6 देश हैं जहां से अधिकतर लोग आ रहे हैं, और फिर उन्हें वही छोड़ दे। उन्हें बंदरगाह पर छोड़कर कह दे, माफ कीजिए, ये हमारी समस्या नहीं है। जो चाहे करे और किसी को अंदर न आने दे। रबर की गोलियों का इस्तेमाल करे, मुझे नहीं पता। मेरे पास कुछ आइडियाज है, पता नहीं यहां साझा कर सकता हूं या नहीं। मुझे इस बात पर पूरा यकीन है, सरकारें जब कुछ करना चाहे तो कोई नहीं रोक सकता। उनके पास ताकत है, उनके पास लोग हैं, उनके पास बंदूकें हैं, उनके पास जो चाहे करने के सारे साधन हैं। लेकिन अगर उनकी विकृत विचारधारा के कारण उनमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, तो तभी हमें ये समस्याएं आती है। लेकिन लगता है कि डेनमार्क इस बारे में कुछ करने के लिए तैयार है। शायद डेनमार्क आगे बढ़कर बाकी पश्चिमी लोकतंत्रों को दिखा सकता है कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। शायद, मुझे नहीं पता। खैर, मुझे लगता है कि जब ऐसा होगा तब मैं विश्वास करूंगा। लेकिन चलिए सकारात्मक रहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर वे करना चाहें तो ये हो सकता है।